मैं कैफे डोर जर्नी। देखो, हम गांधी एरा मॉडर्न एरा में मॉडर्न हिस्ट्री में अपना कवर करने जा रहे थे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि अब तक हमने क्लास में क्या कवर कर लिया। तो आप जानते हैं कि सारा गांधी जी के बारे में कि क्या उनका वो था, किस तरीके से उनका पॉलिटिकल करियर रहा है, क्या क्या उनका स्टडी रहा है, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, क्या उनके बच्चे वगैरह रहे, वो सब हम कवर कर चुके हैं। अब हमें कवर करना था, तो हमें करना था कि हमने एक बात कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कंट्रीब्यूशन इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि उनके इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में उनके कहाँ से कंट्रीब्यूशन रहे और क्या क्या रहे, वो उसको हमें कवर करने जाना था। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उनके स्टार्टिंग जो कंट्रीब्यूशन रहे वो रहे 1917 से। ठीक है, 1917 का मतलब है चंपारण सत्याग्रह, यानी कि सबसे पहला अगर कोई पूछे उनका मूवमेंट क्या रहा है तो इंडिया में आके हो रहा है चंपारण, क्योंकि हम जानते हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना उन्होंने की थी। ठीक है, क्योंकि वो आए थे हमारे यहाँ 9 जनवरी, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि 9 जनवरी 1915 में वो इंडिया आते हैं। उसके बाद यहाँ से ही 16 से 17 तक हमारा साबरमती आश्रम की वो स्थापना करते हैं। उसी के साथ सबसे पहला फिर उनका सत्याग्रह यहाँ आ जाता है, जो आ जाता है 1917 में, जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है 1918 में। 1980 में आता है इनका अहमदाबाद फैक्ट्री सत्याग्रह, या कह सकते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री में जो उनके वर्कर्स वगैरह उनके लिए उन्होंने सत्याग्रह करा था। ठीक है, इसी के साथ यहाँ एक और याद रखना कि 1918 में आता है खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, ये भी इनका एक सत्याग्रह रहा है। ठीक है गाइज, जो आपको पढ़ना है। अब देखो, इनके स्टार्ट हो जाते हैं मूवमेंट। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब हम एक चीज़ और जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसको यहाँ मेंशन नहीं है पीडीएफ में, तो प्लीज़ उसको अपने पास मेंशन आप कर लेना। क्या है उसकी बात करते हैं। तो याद रखना कि 1919 में, ठीक है, 1919 में आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, होम लीग रूल। अभी होम लीग रूल किस किसने स्टार्ट किया, इससे क्वेश्चन कई बार बन जाता है। तो याद रखना कि एक तो इसको स्टार्टिंग की थी आपके बाल गंगाधर। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना की थी इसकी, मतलब स्टार्टिंग की थी। और इसको हाई लेवल पे जो लेके गए थे होम लीग रूल को, याद रखना वो लेके गई थी एनी बिसेंट। ठीक है, एनी बिसेंट जो है वो उसको हाई लेवल पे लेके गई थी। तो ये दो नाम इंपॉर्टेंट रखने हैं, उनसे क्या आपको याद रखना है, फिर मैं लिख रहा हूँ होम लीग रूल। ठीक है ना, होम लीग रूल आपको ये याद रखना है कब, 1919 में। ठीक है, अब उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपके मूवमेंट्स। ठीक है, अब मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो आज मैंने कहा था जैसे कि भाई इंपॉर्टेंट जो है वो कवर करने जाएंगे, तो याद रखना 1920 आ जाता है, और 1920 में स्टार्ट हो जाता है गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या परिणाम था, क्या हुआ, ये सब हमको कवर करना है। याद रखना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, याद रखना यही जब हम आगे चल के अभी हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे इसका जिक्र आएगा। किस तरीके से आएगा वो आप अपने दिमाग को अच्छे से कहानी को सुनते जाना। देखो, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना मूवमेंट के साथ कि 1920 में स्टार्ट होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इस मूवमेंट के तहत गांधी जी ने क्या कहा था, इस मूवमेंट के तहत गांधी जी ने कहा था जो भी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय हैं जो गवर्नमेंट इनके यहाँ काम कर रहे हैं, या जो भी बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उन सबको बंद कर दो। यानी कि सब अपनी नौकरी छोड़ दो। ठीक है, सब अपनी नौकरी छोड़ दो, तुम सब नौकरी छोड़ के आ जाओ, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मान जाओ। यानी कि इनको जब इनके पास काम करने के लिए नहीं होगा, इनके पास कोई पढ़ने के लिए नहीं होगा, तो ये कमाएंगे कैसे, है ना। इस तरीके से इस मूवमेंट की बात करी, और कोई भी वायलेंस नहीं करेंगे, बस चुपचाप से हम अपना काम करते चलेंगे। तो याद रखना ये इतनी प्रोग्रेस से चला कि उम्मीद थी कि हमें 1923 में ही फ्रीडम मिल जाएगी। बट ये फेल क्यों होता है वो जानने की ज़रूरत है। ये समझ गए कि आप किस इसमें इस मूवमेंट में क्या हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है तो इसमें एक कांड हो जाता है जिसको कहता है चोरी चोरी कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, अब चोरी चोरी में कांड क्या होता है, तो चोरी चोरी में क्या होता है, जब लोग देखते हैं कि भाई ब्रिटिशर से देखते हैं कि भाई ये हमारी जॉब छोड़ रहे हैं, काम करने के लिए कोई है नहीं और हमें बहुत लॉस हो रहा है, तो ये क्या काम करते हैं, गाँव के अंदर ही अल्कोहल, है ना, अल्कोहल की शॉप्स खोल लेते हैं। अब अंदर अल्कोहल की शॉप खोल लेते हैं तो भाई कुछ लोग आप जानते हैं कि फ्री, और फ्री में ही देना स्टार्ट कर देते हैं, तो फ्री में मिलती है तो लोग पीना शुरू करते हैं। अब लोग पीने लगे तो उनका जो मूवमेंट है वो टूटने लगा, है ना। तो इसको सब बंद कराने के लिए चोरी चोरा में ये लोग, चोरी चोरा के लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, गांधी जी से बात करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके हैं, हमारे जवान जवान बच्चे हैं उनको ये पिलवा रहे हैं और इस तरीके से मूवमेंट हमारा खराब हो रहा है। तो गांधी जी ने कहा तुम वहाँ जाके चुपचाप सब बैठ जाओ, मैं इतने आ रहा हूँ। ठीक है, तो वही इतने हो जाते हैं। तो वहाँ के जो हैं, जिसे बोलते हैं लीडर, वो भगवान दास होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, भगवान दास। ठीक है, ये वहाँ के लीडर होते हैं।
और यहाँ चौरा चौड़ी में एक पुलिस थानी होती है, उसके आगे आगे सब धरना देते हैं और वहाँ पे 40 लोग होते हैं उनके कैप्टन के साथ। ठीक है, 40 इंस्पेक्टर क्या पुलिस वाले होते हैं अमाले से, तो वहाँ पे 40 लोग होते हैं। वहाँ पे चल रहा होता है, वहाँ पे एक भैया उनको छेड़ बोल रहे होते हैं कुछ ना कुछ, वो चुप रहते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, जब ये ज़्यादा बोल रहे होते हैं तो एक छोटा बच्चा एक पत्थर उठा के उसके मार देता है, और जब पत्थर उठा के उसके मार देता है उसके खून निकल जाता है। खून निकल जाता है, वो बंदूक उठाता है और तक देनी छोटे बच्चे की गोली मार देता है, तो वो छोटा बच्चा वहीं के वहीं मर जाता है। ठीक है, अब जब छोटा बच्चा मर जाता है लोग उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, उत्साहित हो जाते हैं। और हाँ, इससे पहले यानी जो भगवान दास उनके लीडर थे उनको अरेस्ट करके, जब वो उनके पास जाते हैं उनको अरेस्ट करके अंदर डाल देता है। उसके लिए जब वो अरेस्ट करके डाल देते हैं तो उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा होता है कि हम सबको भाई हमारे उसको निकालो, तुमसे बात करना आए थे, इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा होता है। इसी दौरान बच्चे को वो गोली मार देता है। बच्चे को गोली मार देता है, जो भी पब्लिक होती है वो वायलेंट हो जाती है और सबको मारती है, और मारते मारते ये हाल करती है कि उन 40 को ही उनके पुलिस थाने में बंद कर देती है। भगवान दास को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, भगवान दास वगैरह को बाहर निकाल लेते हैं और क्या करते हैं, पूरे उसमें फैक्ट्री में अल्कोहल की जो दुकानें होती हैं वहाँ भागते हैं और उसको सारी की सारी वहाँ पर लाके फोड़ देते हैं और उसको पूरी चोरी चोरा को आग लगा देते हैं। जब गांधी जी आते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया। ठीक है, कि वायलेंस हो गया और उस टाइम चल रहा होता है रोलेट एक्ट। ठीक है, रोलेट एक्ट का भी हम कवर करेंगे। रोलेट एक्ट का मतलब होता है अंधा कानून, यानी कि वो किसी को भी गोली मार सकते थे, किसी बिना अपील बिना दलील वगैरह के। ठीक है, तो वहाँ पे ये चल रहा होता है। तो इसी वजह से भी गांधी जी हाथों हाथ अपना मूवमेंट स्टॉप कर देते हैं, और ये अपना मूवमेंट स्टॉप कर देते हैं 12 फरवरी 1922 में। इसको स्टॉप कर देते हैं। चोरी चोरी कांड कब होता है, ये 5 फरवरी 1922 में होता है। और इसको जब बंद कर देते हैं, जब मूवमेंट बंद हो गया तो कोई को किसी के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते वे लोग। और इसी दौरान 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। कायदे अनुसार उनको जेल 6 साल के लिए होती थी, लेकिन वो जानते थे कि अगर मैं 6 साल तक अंदर बंद रहा तो ये जितना मैंने सब कुछ किया है ये सब उसको बर्बाद कर देंगे। तो उनके बेस्ट हथियार था भूख हड़ताल, तो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। ठीक है, अब भूख हड़ताल पे जब वो बैठ जाते हैं तो भूख हड़ताल पे बैठने के बाद क्या होता है, उनकी हालत बिगड़ती जाती है, बिगड़ती जाती है, बिगड़ती जाती है, और इतनी हालत उनकी ख़राब हो जाती है कि उनको कुछ मतलब वो मरने के हालात में आ जाते हैं। जब वो वहाँ ऐसे आते हैं तो उन लोगों को ब्रिटिशर्स को पता होता है कि अगर भाई ऐसा कुछ हुआ तो इसका मतलब कि अगर गांधी मरा तो ये लोग हमें मार देंगे, जान से मार देंगे। तो गांधी जी को 1924 में, ठीक है, फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, 1924 में फ्री कर दिया जाता है। 6 साल की सज़ा थी, पर 2 साल बाद ही उनको आज़ाद कर दिया जाता है। लेकिन इस दौरान ही आप याद रखेंगे, भाई सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। देखो, इसी दौरान मैं देखता हूँ कि मैंने पीडीएफ में उसको कवर किया है या नहीं। चले नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ब्लैंक पेज पे चलते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं। तो उसी दौरान क्या होता है उसके दौरान 1923 में ही एक पार्टी की स्थापना होती है। पार्टी कौन सी थी? पार्टी होती है स्वराज पार्टी। ठीक है, कौन स्थापित करता है इसको? तो आप याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के मोतीलाल नेहरू, है ना, इसको स्थापना करते हैं। उनके साथ साथ और कौन थे, एक मिनट याद रख लीजिए, शायद चित्तरंजन दास थे, है ना, और मैं अभी कंफर्म कर दूंगा नाम, चित्तरंजन दास शायद। ये दोनों इसको पार्टी को स्थापित करते हैं 1923 में। और याद रखना कि जब 1924 में गांधी जी बाहर आते हैं तो 1924 में ही वन एंड ओनली वन सेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी के सेशन होते हैं वो भी हम कवर करेंगे, अपनी चिंता मत करो। किसी को देखना है तो प्रीवियस वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, हमने उसको कवर कर रखा है। ठीक है, 1920 में सिर्फ और सिर्फ ओनली एक ऐसा सेशन है जिसको गांधी जी ने किया है। क्यों किया है और कौन सा है? वो बेलगाम। ठीक है, बेलगाम सेशन है। क्यों किया था? क्योंकि भाई जब जो इतनी भी उन्होंने यूनिटी बनाई थी वो सब टूटती जा रही थी, उसको वापस एक साथ करने के लिए इन्होंने इसकी एक सिर्फ और सिर्फ ये सेशन उन्होंने अटेंड किया था। ठीक है, यहाँ 1920 1924 तक की भी बात हो चुकी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है साइमन कमीशन। अभी साइमन कमीशन क्या है, हमें इसको जानना ज़रूरी है। भाई हमें पता चल गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, उसके बाद गांधी जी ने सेशन सबमिट किया, उससे सबको एक साथ किया। उसी के बाद साइमन कमीशन की बात आ जाती है। अब साइमन कमीशन क्या है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि भाई साइमन कमीशन क्या है और साइमन कमीशन कब हुआ। तो याद रखना कि कमीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, कि कौन कौन सी कमीशन कब हुई है, क्या नहीं हुई है। इसका मैं काम करूँगा, जब हम सब कुछ कवर कर लेंगे तो आपको एक फ़ोटो की कौन कौन सी सबमिशन या कौन कौन सी रिपोर्ट वगैरह कब आई थी उसका मैं आपको एक फ़ोटो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। देखो, बात कर लेते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन आया कब? तो अभी याद रखना है कि 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी, या साइमन कमीशन इंडिया में आया था। 1924 तक हम कवर कर चुके हैं भाई
कि सेशन स्टार्ट किया। उसके बाद 1927 में जस्ट साइमन कमीशन आ जाता है। अब साइमन कमीशन 1927 में आ गया, बस साइमन कमीशन से जुड़ी हुई बातें क्या है वो हम जान लेते हैं। तो हमें याद रखना कि इंडिया के अंदर 1928 में आया। इसका प्रेसिडेंट, ठीक है, साइमन कमीशन का प्रेसिडेंट की बात करें तो याद रखना सर जॉर्ज साइमन। सर जॉर्ज साइमन ही इसका कमीशन था, वो इसका प्रेसिडेंट था। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें 7 मेंबर्स थे और जो 7 के 7 लोग थे वो सारे के सारे वाइट थे, यानी कि सब के सब ब्रिटिश थे, कोई भी इंडियन नहीं था। इंडियन की मांग ये थी कि एटलीस्ट एक, ठीक है, देखिए डिमांड लिखिए, डिमांड एटलीस्ट 1 मेंबर भी इंडियन, यानी कि कम से कम एक आदमी तो हमारा इंडियन होना चाहिए, जिस चीज़ को वो नहीं मान रहे थे। लेकिन साइमन कमीशन को सपोर्ट करने वाला इंडिया में अगर कोई बात करेगी कौन था, तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ ओनली पर्सन थे, वो थे भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था, ठीक है, साइमन कमीशन को। अब याद रखना है कि साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट बहुत जगह हो रहा था। तो पंजाब में इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय इसका जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वहाँ पे उस टाइम पंजाब में कह सकते हैं कि जो उनका कैप्टन था, वो कैप्टन था लेफ्टिनेंट स्कॉट, ठीक है, लेफ्टिनेंट स्कॉट उसका कैप्टन था। लेफ्टिनेंट स्कॉट जानता था कि लाला लाजपत राय बहुत बड़े क्रांतिकारी के लीडर हैं, अगर इनको मार दिया जाए तो यानी कि आधी क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो है वो बंद हो जाएंगी। तो वो क्या करता है, वो लाठी चार्ज का ऑर्डर देता है और लाला लाजपत राय के सर पे इतनी लाठियाँ मारता है, इतनी लाठियाँ मारता है कि वो 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर 1928 में मर जाते हैं। और जब वो मरते हैं तो क्रांतिकारियों में बहुत सारा गुस्सा और मतलब समझ लीजिए हड़कंप बन जाता है कि हमारे लाला जी को मार दिया। इसी के बाद 2 क्रांतिकारी जो हमारे वीर क्रांतिकारी थे, याद रखना, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, ठीक है, ये 2 एक बेड़ा यानी कि एक अपने कंधे पे एक जिम्मेदारी रखते हैं। वो क्या होती है, वो कहते हैं कि ठीक 17 दिसंबर 1928 में, यानी कि ठीक एक महीने बाद हम लेफ्टिनेंट स्कॉट को मारेंगे। तो क्या करते हैं, अब लेफ्टिनेंट स्कॉट को मारना है तो भाई ऐसे तो किसी को नहीं मार सकते, क्योंकि वो कैप्टन है वो पुलिस का। तो वो क्या करते हैं, उसकी ना उसकी क्या बोलते हैं, स्पाई करना स्टार्ट कर देते हैं उसके लिए, ठीक है, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि इन दोनों पे ही ये काम था कि यही करेंगे। और सबसे बड़े लीडर्स भी उस टाइम यही थे, लाला लाजपत राय के बाद क्रांतिकारी में, जो ये काम को कर सकते। तो उन्होंने गतिविधियाँ स्टार्ट कर दी, यानी कि पूरी की पूरी उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि लेफ्टिनेंट स्कॉट जो है कहाँ जाता है, कब जाता है, क्या नहीं जाता। तो उन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि इसको मारना इतना ईजी नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ इसका एक पुलिस स्टेशन है, ऐसा मान के चलिए कि यहाँ इसका पुलिस स्टेशन है और जस्ट यहाँ पे इसका घर है, यहाँ से आता है, यहाँ घुस जाता है, यहाँ से आता है, यहाँ घुस जाता है, और पुलिस के अलावा कहीं और जाता नहीं है। तो भाई ऐसे में उसको मारे, तो हम मारे कैसे, तो भाई भागना भी है, पकड़ा भी नहीं जाना। लेकिन भगत सिंह जो है भाई बहुत लिटरेचर भी पढ़ते थे और बहुत भाई शार्प शूटर थे। अब शार्प शूटर है तो शार्प शूटर है तो उसकी आंखें भी बहुत शार्प है, तो वो एक लूप होल ढूंढ लेते हैं, ठीक है, लूप होल। अब लूप होल होता क्या है, तो वो एक चीज़ देखते हैं कि स्कॉट जो है सिर्फ 5 मिनट के लिए खाना खाने के बाद, दोपहर के बाद बीड़ी पीने या सिगार पीने अपने पुलिस स्टेशन के बाहर आता है, उस वक्त उसको मारा जा सकता है। यानी कि 5 मिनट में उसको गोली भी मारनी है, गोली मार के भागना भी है बच के। पुलिस स्टेशन के सामने मारे तो पुलिस सारी की सारी आ जाएगी, ठीक है। पूरा सब कुछ फाइनल हो गया कि 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ये काम करने जा रहे हैं। उसी वक्त एक आदमी की आती है, वो कौन था, वो आते हैं राजगुरु, ठीक है, राजगुरु आते हैं। जब राजगुरु आते हैं तो राजगुरु आते हैं भाई, राजगुरु को भी यंग लड़का है, आता है कि भाई मुझे जो है इसमें करना है। तो इनको क्या काम करता है, इनको चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के साथ ऐड कर दिया जाता है कि जो अब देखते हैं कि भाई भगत सिंह खाली बैठे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद खाली बैठे हैं, डंडे लगा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं। राजगुरु कभी भगत सिंह को देखे, कभी चंद्रशेखर को देखे, चंद्रशेखर के पास जाते हैं, कहते हैं भैया भैया हम अभी अभी बने हैं, कभी बंदूक नहीं चलाई, क्या हम उनको मारें। वो कहते तुम बावले हो क्या, भागो यहाँ से। भगत सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं भैया 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 सुनो। और भगत सिंह बोलते बोलो, अभी अभी बने हैं, बहुत जवान हैं, आज तक बंदूक नहीं चलाई, क्या हम उनको मारें। भगत सिंह कहते हैं ठीक है, क्रांतिकारी बनना है मार लो। चंद्रशेखर बहुत गुस्सा होते हैं कि भगत तुम पागल हो गए, कितना बड़ा काम है करके। तो भगत सिंह कहते हैं चंद्रशेखर से, भैया कभी आज नहीं तो कल मारना तो है, मार लेता, ठीक है। चंद्रशेखर और भगत सिंह एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो चंद्रशेखर मान जाते हैं, ठीक है। तो प्लान सब कुछ वही था। प्लान उनका था कि साइकिल आएगी, साइकिल की चैन उतरेगी, साइकिल की चैन चढ़ाएंगे और जैसे ही स्कॉट बाहर आएगा उसको गोली मारेंगे और फट देने भाग जाएंगे। अब क्या होता है, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह वॉल के पीछे हैं, ठीक है। यहाँ आती है साइकिल, राजगुरु जैसा प्लान है, यहाँ आना था स्कॉट।
लेकिन अब स्कोट दिखता कैसे है, क्या है क्या नहीं, ये जानते थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। राजगुरु को नहीं पता कैसे दिखता था। उस दिन आना तो स्कोट को था, स्कोट की जगह आ जाता है सांडर्स। ठीक है, सांडर्स आ जाता है, सांडर्स आता है, बीड़ी मारते हैं, राजगुरु गोली चलाते हैं, गोली लगती है कान के पास, वहाँ से खून निकलता है, खून देख के राजगुरु बेहोश। भगत सिंह चंद्रशेखर को देखे, चंद्रशेखर भगत सिंह को देखे कि ये हुआ तो हुआ क्या। ठीक है, फिर भगत सिंह क्या करते हैं, भगत सिंह दीवार पर कूदे, दीवार से कूदे, भाई देखा इतनी देर में कि जो सांड्रस है वो गोली राजगुरु को मारने वाला है, आए कूद के दीवार से, थक देरी सांड्रस के गोली मारी और राजगुरु को उठाया और कहते हैं भैया आ रहे हो या जाए। चंद्रशेखर भी कूदते हैं और दोनों लेके राजगुरु को भग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाती है 17 दिसंबर 1928 को सांड्रस मर्डर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, ये हो जाती है यहाँ पे। इसी के बाद याद रखना है कि 1920 में आती है नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नेहरू रिपोर्ट को ही कहा जाता है फर्स्ट रिटन डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि पहली रिटन डिमांड फंडामेंटल राइट्स की कोई पूछे तो वो नेहरू रिपोर्ट आती है। और इसी को कहा जाता है ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पे उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था लॉर्ड बुरकेनहेड। ठीक है, ये शर्त रखता है कि भाई तुम लोग हमसे इंडिपेंडेंस मांग रहे हो, ये तो बताओ तुम संविधान बनाओगे कैसे, इसमें संविधान लाओ वगैरह लाओ। तो नेहरू यानी कि जब मोतीलाल नेहरू जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और वो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो भले ही वो इस चैलेंज को हार जाते हैं क्योंकि उनके साइन पूरे नहीं हो पाते, कुछ लोग साइन करते, कुछ लोग साइन नहीं कर पाते, लेकिन नेहरू रिपोर्ट फेमस हो जाती है हिस्ट्री में इसलिए क्योंकि ये हमें दो चीज़ दी जाती है, जैसे कि ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फर्स्ट रिटन डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ नेहरू रिपोर्ट हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखिए, हमने आज की वीडियो में अब तक हमने क्या कवर किया है। एक तो हमने 1920 के बारे में पढ़ लिया, उनका कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया फ्रीडम में क्या रहा वो कवर कर चुके हैं। ठीक है गाइस, इसी के साथ साइमन कमीशन कवर कर लिया। साइमन कमीशन के बारे में मैंने आपको सांड्रस कॉन्स्पिरेसी बता दी है। नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी बता चुके हैं। अब हमारा क्या क्या बचा, देखिए सिविल लिबरेशन मूवमेंट बचा है एक तो हमारा। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बहुत जानना ज़रूरी है हमें। ठीक है, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट भी हमें ज़रूरी है और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट भी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमें बहुत कुछ कवर करने के लिए है, तो अभी हम क्लास में सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट और कवर कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए 1930 में, ठीक है, 1928 तक हम कवर कर चुके हैं, उसके बाद 1930 में ही आता है हमारा सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट। ठीक है, 1930 से पहले और 1929 में बीच में एक भगत सिंह का केस और आता है। ठीक है, उसको भी हम जान लेते हैं। तो 1929 में क्या होता है, डेट शायद 7 अप्रैल थी, एग्जैक्ट मैं भी आइडिया नहीं दे सकता। तो क्या होता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सेंट्रल असेंबली में जाके बम फोड़ देते हैं। अब बम फोड़ते हैं ऐसे कि वो सिर्फ एयर वाले गैस होते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, जितना भी रोलेट एक्ट चल रहा होता है तो उसमें क्या होता है, जो भी हमारे क्या बोलते हैं क्रांतिकारी होते हैं उनको ढूंढ ढूंढ के मारा जाता है। अब तो लोगों में क्रांतिकारी इसलिए नहीं बन रहे, तो उन लोगों को लगता था कि भाई बड़े क्रांतिकारी तो बच जाते हैं, हम छोटे मोटे मर जाते हैं। तो भगत सिंह ने सोचा कि भाई यहाँ अब एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी जाके और क्रांतिकारी बनेंगे। तो भगत सिंह वहाँ चले जाते हैं 1929 में। ठीक है, अब 1929 में जब वहाँ जाते हैं वे लोग, सेंट्रल असेंबली में आते हैं, वहाँ पे पैम्पलेट्स बेचने लगते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है और वो लोग वहाँ ढूंढ ही रहे थे। फिर भगत सिंह को भी पकड़ लिया जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि ढूंढो, भगत के खिलाफ कोई ना कोई एक सबूत ऐसा मिले जिससे कि हम इसको फांसी भी लटका सके। तो तब मिलता है उनको वही 17 दिसंबर 1920 सांड्रस मर्डर कॉन्स्पिरेसी वाला जो केस है, ये केस उनके सामने आता है, उसी के तहत उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इस तरीके से उनको वहाँ पे फांसी के लिए कैद कर लिया जाता है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट बात जो है वो अभी जब गांधी इरविन पैक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे हम उसको कवर आसानी से कर लेंगे। अभी देखिए सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट की बात करते हैं। 1930 में स्टार्ट होता है हमारा सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट। अब सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट हमारा क्या है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमें ये जानने की जरूरत है। तो याद रखना है, जो स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है हमारा 6 अप्रैल से। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 से ये स्टार्ट होता है। उस टाइम वर्सराय, ये याद रखना है, कोई भी हमारा एक्ट या कोई भी मूवमेंट चला तो उस टाइम वर्सराय कौन है ये हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखना वर्सराय उस टाइम जो था, उस टाइम दो हमारे रहे, लॉर्ड इरविन रहे 1926 से लेकर 1931 तक। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन आ जाता है 1930 से लेकर 1936 तक। ठीक है, क्योंकि जब तक मूवमेंट चला है इस दौरान ये दो रहे हैं। अब इसमें क्या है, ये सिविल मूवमेंट चला था हमारा 11 डिमांड्स के लिए, यानी कि इसमें 11 डिमांड्स रखी थी गांधी जी ने कि इन डिमांडों को हमारी पूरे करो, है ना, तो हम इस मूवमेंट को बंद कर देंगे। रिजल्ट फेल, यानी कि इनकी डिमांड को नहीं माना गया, इसका भी रिजल्ट फेल रहा, ये भी सक्सेसफुल मूवमेंट नहीं रहा, है ना, मतलब जो चाहते थे वो नहीं मिल पाया।
इसमें सबसे स्टार्ट होता है डांडी मार्च, ठीक है, डांडी मार्च से स्टार्ट होता है। डांडी मार्च हमारा कहाँ स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कितने दिन का रहा, सब कुछ हम इसको कवर करने जा रहे हैं। देखो डांडी मार्च की बात करते हैं तो डांडी मार्च हमारा 24 मार्च 1930 में स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल 1930 में ये बंद हो जाता है। कितने दिन का रहा, तो ये हमारा 24 दिन का मूवमेंट रहा था। डिस्टेंस की बात करें तो किलोमीटर माइल्स दोनों में हमें याद रखनी है कि डिस्टेंस जो हमारी माइल्स में रही है वो रही है 240 माइल्स, ठीक है, और किलोमीटर की बात करें तो 390 किलोमीटर की ये डिस्टेंस रही थी। यानी कि डांडी से स्टार्ट होकर साबरमती आश्रम तक हमारा गया था। साबरमती आश्रम से हाँ डांडी मार्च से चला था, सोल्ट के लिए मूवमेंट हमारा चला था। बाकी मेन सिविल डिविजन मूवमेंट जो है ये हमारा ये हुआ, जब ये खत्म हुआ उसके बाद सिविल डिविजन मूवमेंट हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सिविल डिविजन मूवमेंट और डांडी मार्च के बारे में इतना ही जानना जरूरी था। नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सारी सीरीज चल रही है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारी बची है, ठीक है गाइज। गवर्नमेंट डिटेल एक्ट बची है क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है। उसके बाद हमारा देखो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जैसे मैंने कहा था वो कवर करना है हमें, ठीक है। उसके बाद अगस्त ऑफर है, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन के बाद हमारा स्टार्ट होगा आगे क्विट इंडिया मूवमेंट और उसके बाद हमारा इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए या फ्रीडम इंडिपेंडेंस के लिए मूव हो जाता है। तो अभी हमें बहुत कुछ कवर करना है और पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलने वाली है। पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम fcat.journey पे मिलेगी, फ्री पीडीएफ है, ठीक है गाइस, फ्री पीडीएफ है, आराम से जाना है। पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, जब जाएंगे फाइल्स में सर्च कर लेना गांधी एरा तो वहाँ पे ये पूरी पीडीएफ आ जाएगी। पूरी पीडीएफ ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपको नोट्स बनाने तो वो बना सकते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ चली रही है। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और नहीं पता है किसी को तो मैं फिर बता देता हूँ, देखो गाइस कि मैथ का भी चल रहा है, रीजनिंग भी चल रही है हमारी, ठीक है। तो इनको भी कवर कर सकते हो, अब तक कवर नहीं किया। अब जो है रीजनिंग की मैं सोच रहा हूँ कि 2 एक चैप्टर की एक साथ लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दी जाए और इसी तरीके से मैथ की भी अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। हिस्ट्री हमारी अच्छे से चल रही है, हिस्ट्री हम आराम से एग्जाम से पहले पहले अपनी कवर कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।